नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरी। आज के वीडियो में हम समझेंगे मराठों का इतिहास 1627 से 1818। जी नहीं, हम पूरा मराठों का इतिहास तो नहीं पढ़ने वाले, लेकिन हम मराठा कला एवं साहित्य को ज़रूर समझेंगे, क्योंकि मराठों ने जो विकास किया या फिर जो इन्होंने साम्राज्य बनाया, यहाँ पर अक्सर इनकी आलोचना की जाती है कि इन्होंने भौतिक, नैतिक और शैक्षणिक स्तर पर ज़्यादा प्रयास नहीं किए। फिर भी हम देखते हैं कि मराठा समय काल में कला और साहित्य में क्या क्या उन्नति हमें देखने को मिलती है। मराठा मंदिर वास्तुकला एवं मूर्तिकला को हम देखते हैं। इतिहास में मराठों का अद्वितीय योगदान रहा है। महाराष्ट्र के इतिहास में महाराष्ट्र में जगह जगह पर सुंदर व आकर्षक मंदिरों का निर्माण कराया गया। मंदिरों को अधिकांशतः जल स्रोतों के पास बनाया गया। मराठों के प्राचीनतम मंदिर अधिकांशतः प्रस्तर खंडों में ही बने हुए पाए गए हैं, परंतु उन्होंने ईंट चूने का प्रयोग करना बहुत ही देर से प्रारंभ किया। मंदिरों पर शिखर बनाने की प्रथा प्रचलित थी। मंदिरों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। बिजली चमकने पर मंदिर की सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर चोटी तक लोहे की छड़ लटका दी जाती थी, जिससे मंदिर को कोई क्षति न हो। कालांतर में जब से कि ईंट व चूने के प्रयोग होना प्रारंभ हुआ है, अपने देव स्थानों पर गुम्बद भी बनाने लगे। यह प्रथा संभवतः मुस्लिम काल से ही प्रारंभ हुई थी। पेशवा शासकों के समय जितने भी मंदिर बने, उन सब में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों प्रकार की शैलियों का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है कि मंदिरों के नीचे का ढांचा बहुधा प्राचीन ढंग का ही होता था, किंतु उनके ऊपरी भाग का ढांचा नवीन शैली का होता था। इन मंदिरों में हिंदू एवं मुस्लिम शैलियों का बाहुल्य हमें देखने को मिलता है। इस तरह जो इनकी मंदिर शैली थी, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। साथ ही ये एक पॉइंट निकल कर आता है कि इन्होंने ईंट और जो गारे का प्रयोग थोड़ा लेट प्रारंभ किया, और शुरुआत में इनके जो मंदिर होते थे वो प्रस्तर खंडों यानी कि पत्थरों के बनाए जाते थे। बाद में धीरे धीरे इन्होंने नई तकनीकों को अपनाना प्रारंभ किया। अब देखिए, मंदिर की सजावट एवं उन पर जो मेहराब का कमान बनाने की प्रथा इनकी थी, वो किस तरह से थी वो भी देख लीजिए। प्राचीन काल में मंदिरों में मेहराब तथा कमान की बहुलता पाई जाती थी। इनमें नीचे की ओर दो मानवीय मूर्तियां बनी रहती थी, जिनके ऊपर छोटे छोटे अर्धवृत्तों के आकार की मेहराब बनाई जाती थी। मेहराब बनाने की यह शैली हिंदू वास्तुकला शैली का उदाहरण मानी जाती है। मराठे कभी कभी मुसलमानी ढंग की मेहराब भी अपने भवनों एवं मंदिरों पर बनवा दिया करते थे, तथापि इनका बनवाना अनिवार्य न था, और कई ऐसे मंदिर भी पाए गए हैं जिनमें मेहराबों के नाम मात्र के लिए भी दिखाई नहीं पड़ती है। शिवाजी, साहूजी महाराज एवं महादजी सिंधिया द्वारा उपयोग में लाए गए छत अत्यंत सादे थे, और समाधियों, छत्रों व मकबरों की अपेक्षा मराठे मंदिर निर्माण को अधिक महत्व देते थे। यानी कि जहां हमें अन्य साम्राज्यों में समाधियों, छत्रों और मकबरों का निर्माण ज़्यादा देखने को मिलता है, वहां पर मराठे इन चीज़ों को महत्व नहीं देते थे। वे भक्ति स्थलों को ज़्यादा महत्व देते थे। इसलिए यहाँ पर हमें मंदिरों का स्थापत्य विकास ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही एक बात को भी इस बात में ध्यान रखिएगा कि मराठों के शासनकाल में या फिर मराठा साम्राज्य में हमें ज़्यादा विशाल मंदिर देखने को नहीं मिलते हैं। ये मंदिर आकार में सामान्य होते थे। हालांकि हमें जैसे हम खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर देखते हैं या फिर बड़े बड़े विशाल मंदिर देखते हैं, उस तरह के मंदिरों का निर्माण मराठा साम्राज्य में देखने को नहीं मिलता है। भवन, प्रासाद एवं नगर। मराठा शासन में भवन, प्रासाद एवं नगर की बहुलता पाई जाती थी। केवल बड़े बड़े समांतर सरदार ही इन्हें बनवा पाते थे। ये चतुर्भुजाकार ही होते थे और इनके चारों ओर एक ऊंची एवं विस्तृत दीवार बना दी जाती थी। महाराष्ट्र में इस समय बाहरी शत्रुओं के अत्यधिक आतंक होता था। यानी कि शत्रुओं के आक्रमण का आतंक होने के कारण पारिवारिक भवनों एवं मंदिरों आदि में खिड़कियों व द्वारों की
कमी हमें देखने को मिलती है। आकर्षक व सुंदरता को दर्शाने की और भी इनका कम ध्यान था, कम रुचि थी, क्योंकि शुरुआत से ही जो मराठे थे वो सादा जीवन, उच्च विचार की भावना को लेकर चलते थे। भवनों के समीप तथा रक्षकों के रहने के लिए अलग अलग मकानों की व्यवस्था की जाती थी। यहाँ के नगरों को बसाते समय किसी पूर्व निर्धारित योजना के आधार पर ही निर्माण कार्य करने की प्रथा भी न थी। यानी कि किसी नगर को बसाने या फिर किसी किले को बसाने में ये पहले से किसी योजना का निर्माण करके नहीं रखते थे। यही कारण है कि जैसे शाहजहाँ के काल में हमें दिल्ली में शाहजहानाबाद जैसे नगर देखने को मिलते हैं, जिनकी तुलना रोम और पेरिस जैसे शहरों से की जाती है। आगरा जैसे समृद्ध शहरों को देखने को मिलता है, वैसे शहर हमें मराठा साम्राज्य में देखने को नहीं मिलते हैं। कारण यह है कि नगर मूलतः छोटे अथवा बड़े ग्रामों के रूप में ही होते थे और धीरे धीरे उन्नति करते ये सुविशाल नगरों के रूप में विकसित होते गए। हम यहाँ पर इनके बांध, हौज, पुल आदि जो इनकी व्यवस्थाएं थी उन्हें भी देखते हैं। महाराष्ट्र में जल संकट की स्थिति एक महत्वपूर्ण विषय है। ये न केवल आज है बल्कि अतीत से ही यह समस्या रही है। बांध, हौज व पुलों का महत्वपूर्ण स्थान था। बांधों से जल की आपूर्ति होती थी। नल के बजाय हौज जल का साधन था। अकेले 4 बांधों को पूरे शहर के लिए बनाया गया था। नदी दैनिक गतिविधियों के साथ साथ धार्मिक प्रयोजनों का भी केंद्र थी। नदियों के किनारे सुंदर घाटों का निर्माण किया गया था और नासिर नदी में नदी का घाट बनाने के लिए नदी के जल प्रवाह की दिशा में भी परिवर्तित कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पर नदियों का बहुत ज़्यादा महत्व था और नदियों से बांध बनाए जाते थे, फिर हौज बनाए जाते थे, फिर उनके ज़रिए शहरों में नदियों की या फिर जल की सप्लाई होती थी। जैसे हम देखते हैं जो दुर्ग है, दुर्ग के चारों ओर एक मजबूत प्रस्तर भित्ति का निर्माण कराया जाता था। इसमें सैनिक एवं खाद्य सामग्री के अक्षय भंडार रखे जाते थे। इनमें पानी की व्यवस्था का पूरा ख्याल रखा जाता था। दुर्ग की रक्षा के लिए पूरी तरह से व्यवस्था की जाती थी। यही नहीं, जो दुर्ग यानी कि किला होता था उसकी रक्षा के लिए देवीय शक्तियों से भी प्रेरणा ली जाती थी। यानी कि यहाँ पर भक्ति इनकी प्रबल स्तर पर थी। यही कारण है कि जो दुर्ग का प्रवेश द्वार होता है, प्रधान द्वार होता है, वहाँ पर हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति का निर्माण किया जाता था और उसके अंदर दुश्मनों को पराजित करने की मन्नत लोग मानते थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इनकी जो व्यवस्था या सिस्टम हमें देखने को मिलता है, यह हमें बहुत ही सामान्य स्तर का देखने को मिलता है। यहाँ पर मराठा साम्राज्य में ना तो हमें ज़्यादा महल या फिर ज़्यादा भवन देखने को मिलते हैं और ना ही हमें यहाँ पर बड़े बड़े विशालकाय मंदिर देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर मराठी जीवन को देखेंगे तो आज भी आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको ज़्यादातर क्षेत्रों में जीवन बहुत ही सामान्य स्तर का देखने को मिलेगा। यहाँ पर लोग सिंपल सिटी या फिर जो सादगी पसंद लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। और महाराष्ट्र की भूमि ऐसी है कि ऊबड़ खाबड़ है, पर्वत ज़्यादा है या फिर भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसके कारण यहाँ पर के लोगों का जीवन सामान्य बन गया है। यही कारण है कि ये ज़्यादा ऊंची इमारतों को, ज़्यादा महलों को, भवनों को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, जिसके चलते हमें यहाँ पर इनके स्थापत्य कला में भी सादगी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने समझा महाराष्ट्र में मराठों की कला एवं साहित्य को। न केवल हमने इनके स्थापत्य कला, वास्तुकला, जो इनके हौज है, बांध है, इनके निर्माण की बात समझी, बल्कि हमने मराठों के साहित्य को भी देखने का प्रयास किया। यहाँ पर इस वीडियो में साहित्य नहीं है। मराठों का साहित्य के लिए मैं एक अगला वीडियो लेकर आऊँगा। यहाँ पर हमने मराठों की कला को देखने का कार्य किया। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। जोहानेस केपलर कहते हैं, प्रकृति या पर्यावरण हर चीज़ का कम से कम फ़ायदा लेना पसंद करते हैं। इसलिए चीज़ों का, वस्तुओं का, समय का या फिर कुछ भी हो, हर चीज़ का कम से कम फ़ायदा लीजिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।